9 या 10 अक्टूबर की बात है कि नवाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइश गाह जाती उम्रा में मौजूद थे। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को बुलाया और करीब आने पर उन्हें कहा कि वो अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दें। इसी दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपना सेल फ़ोन भी बंद कर दिया और ये दोनों फ़ोन उन्होंने अपने एक मुलाजिम के हवाले किए जो वहाँ से लेकर चला गया। अब लॉन में नवाज शरीफ और इनके मिलिट्री सेक्रेटरी ही मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इनसे कहा, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। जावेद इकबाल सन्नाटे में आ गए। उन्होंने कहा, सर ये ख़तरनाक होगा। आप जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक ले गए। वज़ीर आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आखिर कानूनी और आइनी तौर पर मेरे इस ऑर्डर या इस फैसले में क्या गलत है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने वजाहत से बताया कि जनरल मुशर्रफ और इनके वो साथी जर्नैल जिन्होंने कारगिल का ऑपरेशन किया है, किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हें रिटायर करके उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। लिहाजा वो अपने बचाव के लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे, खा उन्हें आपको ही क्यों ना हटाना पड़े। ब्रिगेडियर ने वज़ीर आज़म पर वाज़े किया कि रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद, जो कारगिल ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार थे और जिनके अंडर वो 111 ब्रिगेड थी, जो मार्शल लॉ की सूरत में वज़ीर आज़म हाउस, PTV और रेडियो पाकिस्तान पर कंट्रोल करती है, अपने बॉस जनरल मुशर्रफ की बरतरफी ठंडे पेटों हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो लोग लाजमन हिट बैक करेंगे। बहरहाल जाती उम्रा के लॉन में होने वाली ये आधे घंटे की मुलाकात इस बात पर ख़त्म हुई कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को रिटायर तो हर सूरत करेंगे, लेकिन इनके मिलिट्री सेक्रेटरी हर सूरत इस खबर को राज में रखेंगे और हर सूरत में ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वफ़ादार रहेंगे। ये मीटिंग ख़त्म हुई, वो मोबाइल्स दोबारा ऑन हुए तो वज़ीर आज़म को मिलने के लिए एक सीनियर सहाफ़ी जाती उम्रा में मौजूद थे। ये सहाफ़ी जिनका नाम था नज़ीर नाजी, उन्हें नवाज शरीफ के बेटे के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी के बाद TV पर की जाने वाली एक तकरीर लिखना थी। ये राज कि जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करने कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला हो चुका है, सिर्फ 5 लोगों के इल्म में था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनके मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल, सहाफ़ी नज़ीर नाजी और हुसैन नवाज़। 11 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ दुबई रवाना हुए, जहां उन्हें UAE के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान से बहुत अहम मुलाकातें करना थीं। इस मुलाकात के 2 बुनियादी एजेंडे थे। एक मसला यह था कि दुबई सरकार के पाकिस्तानी बैंकों में 45 करोड़ डॉलर जमा थे। शेख ज़ैद इन्हें दुबई मुंतकिल करना चाहते थे। पाकिस्तान के मुआशी हालात उस टाइम कुछ अच्छे ना थे, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि दुबई ये रकम पाकिस्तानी बैंकों में ही रहने दे या फौरी तौर पर फ़िलहाल ना निकलवाए। जबकि दूसरा मसला तालिबान का था। पाकिस्तान चाहता था कि दुबई अफ़गान तालिबान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और अफ़गानिस्तान में ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का बैस बन रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर बंद करवाए। ये चूँकि अफ़गानिस्तान का मामला था जिसके लिए वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को अपने साथ ले लिया, जिन्होंने दुबई के रास्ते में जहाज़ के अंदर ही वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान और कश्मीर के अमूर पर ख़ासी ब्रीफिंग दी। कहते हैं इसी दौरे के दौरान नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को इशारतन बता दिया था कि वो उन्हें नया आर्मी चीफ़ भी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सफ़र में वज़ीर आज़म के साथ एक बार फिर नज़ीर नाजी और उनके बेटे हुसैन नवाज़ भी मौजूद थे, जो खामोशी से एक तरफ बैठे जनरल मुशर्रफ की बरतरफी और कारगिल पर इंक्वायरी की तकरीर तैयार कर रहे थे। वज़ीर आज़म का यह दौरा आधा कामयाब रहा कि शेख ज़ैद ने पाकिस्तानी बैंकों में पड़े 45 करोड़ डॉलर दुबई मुंतकिल न करने की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन तालिबान पर अपना असर रसूख वो कितना इस्तेमाल कर पाते, ये भूल भुलैयों में उलझी हुई वो कहानी है जिसका ब्लैक एंड वाइट में अभी तक कोई जवाब मुमकिन न था। अब सूरज तलू हुआ 12 अक्टूबर 1999 का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रात को जनरल मुशर्रफ की बरतरफी पर तकरीर काफ़ी हद तक तैयार करवा चुके थे और अब पंजाब के शहर शुजाबाद जा रहे थे, जहां उन्हें किसानों से एक खिताब करना था और इसके अंदर कपास की कीमत पर सब्सिडी का ऐलान भी करना था। लेकिन इस जलसे में एक ख़ास बात थी, एक बहुत गैर मामूली बात जो बाकी जलसों में नहीं होती थी। कुछ था जिसका वज़ीर आज़म को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और इतनी शिद्दत से इंतज़ार कि उन्होंने जलसागाह के अंदर अपने हाथ के बिल्कुल पास एक टेलीफोन सेट भी लगवा दिया जो वज़ीर आज़म हाउस से हॉटलाइन पर कनेक्ट था। लगता था कि उन्हें किसी के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार है। और फिर फ़ोन की घंटी बजी
वज़ीर आज़म ने दूसरी तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू 1.5 मिनट तक सुनी और फिर फ़ोन रख दिया। लेकिन इस 1.5 मिनट ने उनके चेहरे पर जो परेशानी बिखेरी वो सब ने महसूस की। अभी स्टेज पर वज़ीर आज़म से पहले कुछ दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब करना था, लेकिन वज़ीर आज़म ने पैगाम पहुंचाया कि उन्हें स्टेज पर फौरी बुलवाया जाए। नवाज शरीफ ने किसानों से मुख्तसर तकरीर की, फिर वो परेशानी के आलम में जल्दी स्टेज से उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वज़ीर आज़म को हर सूरत में एक अहम तरीन शख्स एयरपोर्ट पर चाहिए था, और ये शख्स था उनका वज़ीर दिफा इफ्तिखार अली खान। लेकिन मसला यह था कि जनरल इफ्तिखार बहुत बीमार थे, उनकी एंडोस्कोपी हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दिया था। आराम के लिए उन्हें गहरी नींद की गोलियां दी गई थीं और वो इन्हीं गोलियों के ज़ेरे असर सो रहे थे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इफ्तिखार अली खान के घर फ़ोन कॉल्स का तांता बंद गया। उनकी बेगम फ़ोन उठाती हैं, लेकिन अपने शौहर को उठाने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं। कई कोशिशों के बाद फ़ोन पर किसी ने मिसेस जनरल इफ्तिखार अली खान को कैल कर लिया कि उन्हें जगाकर एयरपोर्ट पर भेजा चाहे कुछ भी हो जाए। इफ्तिखार अली खान नीम जागे नीम सोए गनूदगी के आलम में एयरपोर्ट पहुँचे। वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने इफ्तिखार अली खान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और कहा कि जनाब, आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये कि एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिटायर कर दिया गया है, ये आपने तहरीर करना है, और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं, ये भी तहरीर करना है। इफ्तिखार अली खान भी मिलिट्री सेक्रेटरी ही की तरह दंग रह गए। वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, फ़ौज के मामलात और मौजूदा हालात से बहुत अच्छी तरह बाखबर थे। उन्होंने कहा, सर ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्या आपने अपनी कैबिनेट से इस बारे में मुशावरत की है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, कैबिनेट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इन्हें बता दिया जाएगा। ये इतना बड़ा फ़ैसला था कि सेक्रेटरी दिफा जल्दी हार मानने को तैयार न हुए। उन्होंने फिर इसरार किया, कहा कि ये अहम मामला है, कम से कम आप अपने करीब तरीन मुशीरों चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ से मशवरा तो कर लें। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि जनरल साहब, मशवरे का वक्त गुजर चुका है। जनरल इफ्तिखार अली खान ने फिर कोशिश की कि किसी तरह वज़ीर आज़म को इस इक़दाम से रोका जाए। वो फ़ौज में आला ओहदों पर रहे थे और नज़ाकतों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए शायद उन्होंने एक और आखिरी कोशिश की और वज़ीर आज़म से पूछा कि आप उन्हें हटाना क्यों चाहते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, वो यानी जनरल मुशर्रफ मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। जनरल इफ्तिखार समझ गए कि वज़ीर आज़म चीनी सफारत खाने में होने वाली गुफ्तगू की बात का तज़किरा कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ ने मुल्की माइशत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार ने फिर कहा, सर इसी तकरीब में आर्मी चीफ ने यह भी तो कहा था कि हुकूमत सूरत हाल बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनरल इफ्तिखार जितनी ज़िद वज़ीर आज़म से कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन नवाज शरीफ अटल फैसला कर चुके थे और चाहते थे कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट के ऑर्डर फौरी तौर पर जारी किए जाएँ। जब जनरल इफ्तिखार ने देखा कि वज़ीर आज़म इनकी बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं, तो उन्होंने पेशा वाराना अंदाज़ अपनाया और कहा, मैं आपकी तहरीरी इजाज़त के बगैर ऑर्डर कैसे जारी कर सकता हूँ। नवाज शरीफ ने इनसे पूछा कि क्या आप जनरल मुशर्रफ से डरते हैं या इनके साथ मिले हुए हैं? वज़ीर आज़म ने जनरल इफ्तिखार को इस फैसले पर अमल दरामद से पहले एक बात कही थी कि इस मामले का जिक्र किसी से भी नहीं करना। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ जनरल मुशर्रफ को हटाने का ही फैसला नहीं किया था, बल्कि वो एक और भी बहुत बड़ा और अहम फैसला कर चुके थे, जिसके लिए वज़ीर आज़म मुसलसल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी से रब्ते की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन कराम, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी, अपने इस चैनल और वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज़।